हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित शुक्ला। हम फेडरलिज्म का ये पार्ट 2 अपलोड कर रहे हैं और इसमें जो जो बाकी हमने पीछे पढ़ा उसी का कंटिन्यूएशन होगा। इसमें भी अगर कुछ पूरा नहीं हो पाएगा तो 10 मिनट का एक वीडियो और आएगा जिसमें पार्ट 3 में आपका पूरा फेडरलिज्म मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो जाएगा। ठीक, तो हमने उसमें शायद इश्यूज का बात देख लिया था पिछले वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे किसके बारे में, क्या स्टेप्स लिए गए, स्टेप्स टेकन फॉर फेडरलिज्म प्रमोशन। फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या स्टेप लिए गए हैं ये हमने इस डायग्राम के थ्रू समझा है। फिर फेडरलिज्म के सामने जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उनका रिजोल्यूशन के लिए क्या अप्रोच है, तो अप्रोच फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन थ्योरी, उसमें हमने एक डीएनए अप्रोच दिया है, डायलॉग, नेगोशिएशन एंड एक्शन। दूसरा हमारा मैरी पार्कर फॉलेट की जो थ्योरी है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की, वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो जहां पर उन्होंने जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के तरीके बताए हैं। और एक तीसरा हमारा जो मेथड है जिसे हम लोग कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। ठीक, ये हमने देखे हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के द्वारा। फिर कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, उसको फ्लो चार्ट से कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर एग्जाम में आता है, वो हमने इस डायग्राम के थ्रू देखा है। बाकी जो बची हुई एक दो चीजें हैं जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म या ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, ये सारे, या इवोल्यूशन ऑफ द फेडरलिज्म, ये हम जो 10-15 मिनट का एक वीडियो होगा उसमें देख लेंगे। तो आइए देखते हैं स्टेप्स टेकन फॉर द प्रमोशन ऑफ फेडरलिज्म। तो हम इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं कि कमीशन एंड कमिटीज के लेवल पे इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स कौन से हैं और बॉडीज कौन कौन सी बनाई गई हैं। तो पहले हम देख लेते हैं बॉडीज कौन सी बनाई गई हैं जो हमारे फेडरलिज्म को प्रमोट करती हैं। तो पहला हमने देखा इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263, अनुच्छेद 263 के तहत हमने जो इंटर स्टेट काउंसिल्स बनाई है, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको हम लोग, अंतरराज्यीय परिषद बनाई है कि राज्य आपस में अपने डिस्प्यूट्स को कैसे निगोशिएट कर सकते हैं, उसके लिए देयर इज आईएससी, इंटर स्टेट काउंसिल। फिर जोनल काउंसिल्स है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये एक हमारा ऐसे ही एक कानून के तहत है, यानी ये सिर्फ आपका लीगल बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। जोनल काउंसिल जिसमें जोन बना दिए गए हैं, तो ऐसे हमारे देश में 6 जोन हैं जिसमें वो हमने पूरे कंट्री को लगभग 6 जोन में अलग अलग स्टेट्स के ग्रुप में रखा है। वो अपने जो कंसर्न्स होते हैं उसके माध्यम से उसको डिस्कस करते हैं। फिर हमने नीति कमीशन देखा, तो नीति कमीशन की जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें सेंटर के साथ से स्टेट को भी स्टेक दिया गया है। ठीक है, यही चीज नीति कमीशन को प्लानिंग कमीशन से अलग बनाती है कि देयर इज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट्स इन एट ऑल लेवल। तो गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति कमीशन हो गया। फिर जीएसटी काउंसिल, जीएसटी में जो हमारे स्लैब्स हैं, किस आइटम को किस स्लैब में लाया जाएगा, किसको किस स्लैब से हटाया जाएगा, इस मामले संबंधित जो निर्णय होते हैं वो जीएसटी काउंसिल लेती है, विच इज हेडेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन उसमें स्टेट्स का जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा या तो वो मेंबर होगा, और अगर किसी स्टेट में फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद चीफ मिनिस्टर ने रखी है तो चीफ मिनिस्टर जिस मिनिस्टर को ऐसा करने के लिए ऑथराइज करेगा वो स्टेट की तरफ से पार्टिसिपेट करता है। फिर हम देखते हैं फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन का काम क्या है कि जो हमारे डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस हैं उनका डिवीजन कैसे होना चाहिए सेंट्रल स्टेट के बीच में, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर जो स्टेट्स को पैसा गया, जैसे 42% पैसा स्टेट को जाता है, 68% सेंटर के पास रहता है, ये हो गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो 42% पैसा है इसमें किस स्टेट को कितना मिलना चाहिए, उसको वो हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फार्मूला जो देता है वो भी कौन देता है, फाइनेंस कमीशन देता है, जिसमें 45%, जैसे 15 फाइनेंस कमीशन ने जो फार्मूला दिया उसमें 45% दिया इनकम गैप को, उन्होंने 15% पॉपुलेशन को दिया, 15% एरिया को दिया, एंड आपका जो 10% दिया वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए दिया, 12.5% दिया वो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के लिए दिया, और 2.5% आपने टैक्स एफर्ट के लिए दिया। तो इस फार्मूले के तहत हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी कौन करता है, वो फाइनेंस कमीशन करता है, ताकि जो स्टेट्स टैक्स को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, है ना ये भी, और जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में अच्छा कर रहे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स ले रहे हैं, उनको भी इंसेंटिवाइज किया जाए, और जिनका पॉपुलेशन ज्यादा है, एरिया ज्यादा है ना, उस और ज्यादा गरीब हैं, उनको भी इंसेंटिवाइज किया जाए। तो ये हॉरिजॉन्टल फार्मूला के थ्रू जो पूरा पैसा 42% स्टेट्स को मिला था वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो फाइनेंस कमीशन ना केवल सेंटर और स्टेट के बीच में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करता है, बल्कि स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को इस फार्मूले के तहत जो मैंने बताया आप इसको पाई चार्ट से दिखा सकते हैं। तो ये हमने देख लिया बॉडीज जो फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए है। फिर अब हम देखते हैं कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स हैं, जैसे एसआर बोम्मई केस 1994। एसआर बोम्मई केस क्या कहता है कि अगर गवर्नर ने
चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए बोला है और ऐसा करने में अगर वो फेल हो जाता है तो फिर गवर्नर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो अल्टरनेटिव जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको फॉर्म कर सकता है। इफ चीफ मिनिस्टर फेल्स टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ टू टेक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, in this case governor will be constitutionally duty bound to appoint the alternative government। SR बोम्बई केस में हो गया। फिर आपका राजेश्वर प्रसाद केस 2006 है। राजेश्वर प्रसाद केस 2006 क्या कहता है कि गवर्नर्स डिसीजंस कैन नॉट बी सोलली बेस्ड ऑन हिज डिस्क्रिप्शन। जो गवर्नर के डिसीजंस होने चाहिए बहुत मामले में उसके कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन भी होते हैं, सिचुएशनल डिस्क्रिप्शंस भी होते हैं। तो जो सिचुएशनल डिस्क्रिप्शंस होने चाहिए वो भी एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, वो सोली आपके फ्री विल पे नहीं होना चाहिए। तीसरा आता है बीपी सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2010, है ना। इसमें क्या कहा गया है कि जो गवर्नर का रिमूवल होना चाहिए प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना, वो लॉजिकल होना चाहिए, लॉजिकली इंटरप्रेट होना चाहिए, आर्बिट्ररी रिमूवल नहीं होना चाहिए। This verdict says that there should not be arbitrary removal of the governor by the president। फिर हम आते हैं कर्नाटक इलेक्शन केस 2018, जिसमें कहा गया है कि गवर्नर डिस्क्रिशन ड्यूरिंग द हंग असेंबली शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द डिस्क्रिशन। ठीक है, कि जब हंग असेंबली होती है तो वहां गवर्नमेंट जो फॉर्म करना है उसके लिए उसका जो डिसीजन होना चाहिए वो प्योरली आपका डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। ये हमने इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स देख लिए। अब हम देख लेते कुछ कमेटी और कमीशंस बिठाए गए हैं क्या। तो हम क्या एआरसी में दो आ जाएंगे, फर्स्ट एआरसी और सेकंड एआरसी। तो एक दो पॉइंट दोनों को लिख दिए। जैसे फर्स्ट एआरसी क्या कहा था कि स्टेट्स के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए देयर शुड बी इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263। तो एआरसी का जो एआरसी है उसमें आपका आईएससी का प्रोविजन किया गया है ना। दूसरा आपका एआरसी क्या कहता है, एक आपका एआरसी ये कहता है कि द गवर्नर शुड बी डिटैच्ड फ्रॉम द लोकल पॉलिटिक्स एंड ही शुड हैव a huge expertise in a particular domain। किसी क्षेत्र में उसको जो एक्सपीरियंस लोग हों उन्हीं को करना चाहिए और वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो लोकल पॉलिटिक्स से डिस्टेंट हो। ये हम दो चीजें किसमें दिखा सकते हैं, हम एआरसी में दिखा सकते हैं। सरकारिया कमीशन में आ जाते हैं। सरकारिया कमीशन क्या कहता है कि देयर इज नीड टू स्ट्रेंथन ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे आईएएस, पीसीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इनको स्ट्रेंथन किया जाए। क्योंकि ये सेंटर और स्टेट दोनों में काम करते हैं तो फेडरल पॉलिटी को मोमेंटम प्रदान करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो देयर इज अ नीड टू स्ट्रेंथन ऑल इंडिया सर्विसेज एंड देयर इज अ नीड टू फर्दर इंक्रीज नंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ये कौन कह रहा है, हमारा सरकारिया कमीशन कह रहा है। दूसरा सरकारिया कमीशन ये भी कह रहा है कि आर्टिकल 356 शुड बी यूज्ड एज ए मैटर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। इसको केवल तभी यूज किया जाए जब सारे विकल्प खत्म हो चुके हों। तीसरा ये क्या कहता है कि रेसिडुअल पावर्स शुड बी इंटैक्ट विद द सेंटर, कि जो अवशेष शक्तियां हैं वो केंद्र के पास ही रहनी चाहिए। क्योंकि जो स्टेट्स होते हैं बहुत फ्रेगमेंटेड पॉलिटिक्स होती है उनकी, वो लोकल इश्यूज पे ज्यादा वो करते हैं। तो कई बार वो नेशन की इंटीग्रिटी और यूनिटी को भी कंप्रोमाइज कर सकते हैं अगर उनके पास रेसिडुअल पावर्स चला गया। तो फिर आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी का क्या होगा। इसलिए रेसिडुअल पावर शुड बी इंटैक्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आप इसमें दिखा सकते हो, सरकारिया कमीशन में दिखा सकते हो। फिर पुंछी कमीशन है। तो पुंछी कमीशन क्या कह रहा है कि पुंछी कमीशन कह रहा है कि सीएम्स कंसल्टेशन शुड बी देयर while fixing the terms of reference of the फाइनेंस कमीशन। जब फाइनेंस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस फिक्स किए जा रहे हो तो उसमें चीफ मिनिस्टर का कंसल्ट होना चाहिए। फिर आता है एनसीआरडब्ल्यूसी, है ना। एनसीआरडब्ल्यूसी भी वही कह रहा है कि जो आपका आर्टिकल 356 का यूज है वो मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के रूप में होना चाहिए। फिर आपका आता है राजमन्नार कमेटी। तो राजमन्नार कमेटी कह रहा है कि द रिमूवल ऑफ द गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट शुड नॉट बी आर्बिट्ररी इन नेचर एंड इट शुड बी लॉजिकल एंड रीजनल ग्राउंड्स। कि जो राजमन्नार कमेटी कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट गवर्नर को रिमूव करता है वो आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। तो हमने कमेटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी देख लिए, हमने इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स भी देख लिए, हमने इंपॉर्टेंट बॉडीज भी देख ली। तो इस तरीके से आप स्टेप्स टेकन फॉर फेडरलिज्म को बहुत शॉर्ट में एक बहुत होलिस्टिक वे में आप दिखा सकते हैं। फिर आता है अप्रोच फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं सेंटर या स्टेट के बीच में या स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में, चाहे वो वर्टिकल डिस्प्यूट्स हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्यूट्स हो, उनके लिए
कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन की थ्योरी होना चाहिए। तो पहली अप्रोच है डीएनए अप्रोच। डीएनए अप्रोच क्या है? डायलॉग करो, निगोशिएशन करो, एक्शन लो, आउटकम। आउटकम अगर पॉजिटिव आए तो अच्छा है, नहीं आए तो जो निगेटिव आउटकम आएगा वो नेक्स्ट टाइम के लिए फीडबैक के रूप में काम करेगा। तो डायलॉग करना है। डायलॉग कैसे होगा? रिपीटेड इंटरेक्शन करो, है ना। किस लेवल पे? एट द लेवल ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एट द लेवल ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। कि आपको क्या करना है, लोगों के साथ बात करना, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात करना है ना, तो डायलॉग करना है। फिर निगोशिएशन करना है। निगोशिएशन किनके साथ? विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल बॉडी हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो कॉम्पिटिटर हो, चाहे कोई फॉरेन कंट्री हो, जिसका भी हित उससे प्रभावित हो रहा है। तो निगोशिएशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स टू कम अप विद अ कॉमन व्यू पॉइंट। हम सारे स्टेक होल्डर्स के साथ में नेगोशिएशन करें ताकि हम कॉमन व्यू पॉइंट पर पहुंच सकें। फिर एक्शन ले। जब आप जब कॉन्सेंसस बन जाए तो उसके आधार पे क्या ले? एक्शन। फिर एक्शन से क्या आएगा? आपका आउटकम। अगर ये आउटकम पॉजिटिव आता है तो ठीक है, यहाँ पे हार्मोनी क्रिएट हो गई। इफ अनइंटेंडेड आउटपुट्स आर क्रिएटेड देन इट विल बी एक्ट एंड इट विल एक्ट एज अ फीडबैक फॉर द नेक्स्ट राउंड। ठीक, तो ये हमारे डीएनए अप्रोच हो गई। डायलॉग करें, इंटरेक्शन करें, है ना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लेवल पे, इंप्लीमेंटेशन के लेवल पे। निगोशिएशन करें किसके साथ में? विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स फॉर व्हाट? टू कम अप विद अ कंसेंसस आर कॉमनली एक्सेप्टेबल व्यू पॉइंट। फिर एक्शन ले, आपको निर्णय लेना है, इंप्लीमेंट करें, और फिर आउटकम। दूसरा आता है मैरी पार्कर फॉलेट, एक थिंकर है जिन्होंने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कहते हैं देयर आर 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स टू रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट: डोमिनेंस, कॉम्प्रोमाइज एंड इंटीग्रेशन। डोमिनेंस में क्या होता है कि एक जो पक्ष होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, वो दूसरे पक्ष को दबा देता है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हुआ है, वो एक्चुअली डिसअपियर हो गया है कि एक की पावर को देख के दूसरा अपने आप को पीछे हटा लेता है। तो हमें ऐसा लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एज इट इज है, बट वो एक की सत्ता की वजह से दूसरा डर के पीछे हट गया है, तो डिसअपियर हुआ है। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का ये तरीका डोमिनेंस वाला अच्छा नहीं है। क्यों? जैसे ही हारा हुआ पक्ष अपना फिर से शक्ति गेन करेगा, वो प्रतिकार करेगा, और जो आपको लग रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया है वो एक्चुअली फिर से सरफेस पे आ जाएगा। तो ये थ्योरी ठीक नहीं है। जैसे यूएस क्या करता है? बॉम्बार्डिंग करता है, तो जिनके ऊपर बॉम्बार्डिंग किया, जैसे ही वो शक्ति हासिल करते हैं वो प्रतिकार करते हैं। जैसे आपने ईरान के साथ में देख लिया कि आज वो रेड सी में या पर्शियन गल्फ में यूएस को परेशान कर रहा है। क्यों? पहले की तुलना में ईरान ने अब स्ट्रेंथ गेन की है और उसको बैकअप भी मिल रहा है, चाइना से मिल रहा है, टर्की से मिल रहा है, रशिया से मिल रहा है। तो अब उसको लगता है कि उसको अपर हैंड मिल रहा है, तो यूएस को परेशान कर रहा है। तो ये तरीका अच्छा नहीं है। दूसरा आता है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज में क्या होता है कि कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लेते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज करती है ना, कि अपने कुछ हित त्याग के पार्टी ए और पार्टी बी एक म्यूचुअली निगोशिएबल पॉइंट पे आ जाती है। लेकिन इसके साथ मसला ये होता है कि दोनों ने अपने अपने कुछ हित छोड़े हैं, तो जैसे कोई मौका मिलेगा अपने हितों को पूरा करने का, ये कंप्रोमाइज टूट जाएगा। तो आपने देखा होगा जो कोalition पॉलिटिक्स होती है उसमें क्या होता है, वो पहले जब प्री पोल अलायंस किसी और के साथ होता है, पोस्ट पोल अलायंस किसी और के साथ होता है, और नेक्स्ट इलेक्शन होने से पहले उनका अलायंस चेंज हो जाता है। क्यों? उनका जो कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन था वो कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे था। तो कॉम्प्रोमाइज का तरीका भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो बेस्ट तरीका क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के नजरिए से एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद एक ऐसे व्यू पॉइंट पे आते हैं जो दोनों को एक्सेप्टेबल हो, है ना। तो जब आप किसी प्रॉब्लम को दूसरे के नजर से देखेंगे और दूसरे को बोलेंगे आप हमारी नजर से देखें, तो फिर एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे जो आपका बहुत अच्छा डिसीजन होगा। जैसे इंडिया ने बांग्लादेश के साथ किया लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, है ना। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट में हमने कोई गोली नहीं चलाई, कुछ नहीं किया, इसीलिए उस एग्रीमेंट में कोई खून खराबा नहीं हुआ और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का तरीका सबसे अच्छा क्या होता है? इंटीग्रेशन का होता है। तीसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी क्या है कि ज्यादातर निर्णय जो होना चाहिए वो लोकल लेवल पे लिए जाने चाहिए, केवल वही निर्णय डेलीगेट होने चाहिए, और डेलीगेशन जो होना चाहिए वो डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड होना चाहिए। ज्यादातर काम जैसे आपका देखेंगे कि ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी है, वो भी स्ट्रेंथन कौन करेगा? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जैसे आपका आप देखोगे कि क्लोज कॉन्टैक्ट विद बेनिफिशियरीज,
आप देखोगे जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है वही आपके जो बेनिफिशियरीज हैं उनके कांटेक्ट में रहती है, तो इसलिए भी आपका लोकल सेल्फ गवर्नेंस ही अच्छा है। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी क्या कहता है? ऑल मोस्ट ऑफ द एक्शंस एंड डिसीजंस शुड बी टेकन बाय द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड दे शुड बी अपवर्ड डेलीगेटेड ओनली व्हेन दे कैन नॉट बी डिस्चार्ज बाय द लोकल बॉडीज। तो सारे इंपॉर्टेंट काम ज्यादातर लोकल सेल्फ गवर्नेंस करे, जो नहीं कर सकते वो अपने दायरे में, केवल उन्हीं को वो अपवर्ड वे में डेलीगेट करे स्टेट को, और स्टेट डेलीगेट करे किसे? सेंटर को। इस तरीके से हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर आते हैं कि हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म क्या है ना, इस पे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे करेंगे। ठीक, तो ये सेंटर है, ये स्टेट है, यहां से अगर दोनों कोलैबोरेट करते हैं तो क्या बनेगा? कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म, है ना। तो इसमें क्या आएगा? पार्टनरशिप बेस्ड रिलेशनशिप। इसमें ये नहीं होता कि कोई किसी को कमांड दे रहा है ना, कि कमांड बेस्ड यहाँ पे अप्रोच नहीं होती, यहाँ पे कोलैबोरेशन बेस्ड अप्रोच होती है। ये सेंट्रलाइज्ड अप्रोच नहीं होती है, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच होती है। दूसरा यहाँ पे रिलेटिव पैरिटी, है ना। फिर आप ये भी देखोगे कि किसके पास कितनी स्ट्रेंथ और अथॉरिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसको ड्यूटीज दी जाए, ऑब्लिगेशंस दिए जाए। तीसरा आता है सोल्यूशन एट द रेट डीएनए। जो कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन है वो डीएनए अप्रोच पे हो, यानी डायलॉग, निगोशिएशन और एक्शन के लेवल पे हो, है ना। डीपर एंगेजमेंट होना चाहिए। डीपर एंगेजमेंट किसके साथ होना चाहिए? जो हमारे राष्ट्रीय सरकार है उनके बीच, जो सब नेशनल्स हैं जैसे स्टेट्स उनके बीच, और नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे आपका सिविल सोसाइटी, एनजीओ हो गए। तो जब ये मिल के सारे लोग इंगेजमेंट करेंगे तो जो पॉलिसी बनेगी उसे बोलते हैं को प्रोडक्शन ऑफ पॉलिसीज, और इनको बोलते हैं को प्रोड्यूसर ऑफ पॉलिसी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉलिसी सेंट्रल लेवल पे बन जाए, उसको स्टेट को इंप्लीमेंट करना है या लोकल बॉडी को इंप्लीमेंट करना है। देयर शुड बी को प्रोडक्शन ऑफ द पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसीज, only then it will be executive in the only then it will be implemented in the best way। फिर आपको क्या आता है? ये वाला पॉइंट आरएस, आई थिंक आरएस क्या मैंने लिखा होगा, चलो कोई नहीं, आरएस दिमाग में नहीं आ रहा, छोड़ दो। ठीक, तो दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड दीज पॉइंट्स, राइट। अब हमारा जो थर्ड पार्ट आएगा 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, उसमें हम लोग जो इवोल्यूशन है फेडरलिज्म का वो देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो देखेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।